गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सारी थ्योरी की। इस चैप्टर के आने वाले डिफरेंट टॉपिक्स की थ्योरी अच्छे से पढ़ी, उसके न्यूमेरिकल्स लगाए। तो कहने का मतलब है कि इस चैप्टर की नेट प्रैक्टिस तो जम के हो गई। अब जरा इसका फाइनल मैच मतलब कि एनईईटी के प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं जरा उनको देखा जाए। ओके, तो मैंने यहां 2017 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चंस लिए हैं। तो स्टार्टिंग हम बिल्कुल लेटेस्ट से करेंगे, 2022 से करेंगे और पीछे की तरफ जाते जाते 2017 की तरफ जाएंगे। तो चलिए 2022 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम। साइड 1 मीटर और रेजिस्टेंस कितना 1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.5 है, मैंने हाफ टेस्ला लिख दिया। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर है यानी कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे क्रॉस करेगी। मान लो फील्ड लाइंस अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फ्लक्स इससे पास करेगा। बी ए कॉस थीटा का थीटा 0 हो गया यानी बी ए हो गया फ्लक्स। क्या निकालना है हमें? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज। ठीक है, तो इस केस में जब थीटा 0 डिग्री हो गया तो फ्लक्स हो गया मेरा बी इंटू ए सीधा सीधी। मैग्नेटिक फील्ड कितना है मेरा हाफ टेस्ला और एरिया स्क्वायर है, स्क्वायर ए स्क्वायर यानी हाफ इंटू साइड 1 का स्क्वायर दैट इज की 0.5 क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आ गया वेबर। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग था ये। 2022 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। A big circular coil of 1000 टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लिखना होता है तो नॉर्मली कैपिटल एन से लिखते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रहे तो स्मॉल एन हम प्रैक्टिस में वैसे लिखते हैं। एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर। अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न और एवरेज रेडियस इसका कितना ले ले 10 मीटर। ओके, इज रोटेटिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायामीटर एट 2 रेडियन पर सेकेंड। अब सर्कुलर कॉइल है, मान लो ये हमने सर्कुलर कॉइल ले लिया जी, ये हमने सर्कुलर कॉइल ले लिया ऐसे और इसका ये डायामीटर है। इस डायामीटर के अबाउट इसको हम घुमा रहे हैं ऐसे 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 घुमा रहे हैं तो फ्लक्स चेंज होगा, वोल्टेज डेवलप होगा, उसी की बात कर रहा है जो जनरेटर में हमने देखा था, उससे पर्टेनिंग ये क्वेश्चन है। If the vertical component of earth magnetic field at that place, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कोई अलग से सप्लाई नहीं किया गया है बल्कि अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है यहां। एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड कॉइल इज 12.56 ओम। रेजिस्टेंस दे रखा है 12.56 ओम। जब इस तरह का फिगर हो तो नॉर्मली कट जाता है, हम देखेंगे यहां भी ये कट जाएगा। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। देखो जस्ट पिछले ही क्लास में जब हमने एसी जनरेटर किया था तो इस तरह के सिचुएशन में हमने देखा था कि साइनोसॉइडियल एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ये ईएमएफ डेवलप होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाती थी जिसको कि हम ई नॉट कह देते थे एन बी ए ओमेगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ से आई, अगर मैं आई की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ को मैं आर से डिवाइड कर दूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकल जाएगा। और सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, वैल्यू पुट किया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 10 टू द पावर 3। मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट 2 इंटू 10 टू द पावर -5 और एरिया सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर 3.14। रेडियस आपका दे रखा है 10 मीटर, क्या हो गया 10 का स्क्वायर। ओमेगा हमारा दे रखा है 2
बाई रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हमारा दे रखा है 12.56, ये रहा 12.56। ओके, उड़ाया जाए 314 चौको 1256 और 2 दूना 4 ये गया। अब देखिए 3 और 2 5, 5 -5, सारा का सारा ब्यूटीफुली कट गया, 1 एम्पियर सीधा सीधी आंसर आ गया। ओके, तो 12.56 इसलिए दिया था कि इससे सीधा का सीधा उड़ जाए, और सारा कट कुट के बड़ा इजी 1 एम्पियर आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1 एम्पियर है 3, थर्ड ऑप्शन। क्लियर? तो 2022 में यही दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, वेरी इजी फॉर्मूला पुटिंग। अब हम 2021 की तरफ चलें। 2021 में इससे मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया है, और म्यूचुअल इंडक्शन का प्रॉब्लम है ये। याद है जब हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने 2 स्टैंडर्ड सिचुएशन में म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेट करना सीखा था। एक था एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड था, जिसका आंसर आया था म्यू नॉट n1 n2 पाई r स्क्वायर l, याद कीजिए। और दूसरा था एक बड़े सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, एक बड़े सर्कुलर लूप के सेंटर पे एक छोटा सा सर्कुलर लूप था, और इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्शन निकालना था। 2021 में जो पूछा गया है कि बड़े सर्कुलर कॉइल वाला क्वेश्चन है कि बड़े सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे एक छोटा सा सर्कल है, सर्कुलर कॉइल है, तो इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। वैसे तो हमने अपने पूरा इसका डेरिवेशन किया था, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 2 conducting circular loop of radii r1 and r2 are placed in the same plane with their center coinciding। r1 much greater than r2 है, ये r1 ले लिया और ये छोटा सा r2 ले लिया। ओके, ये मेरा है r2 और ये बड़ा वाला है r1। मुझे दे रखा है कंडीशन यहां पे कि r1 मेरा मच ग्रेटर देन r2 है। ऐसा इसलिए देता है ताकि बड़े वाले के कारण जो सेंटर पे फील्ड की वैल्यू आए, वही वैल्यू हम इसके एरिया के हर जगह ले सकें। ये सारी बातें हमने वहां पर की थी, जस्ट एक रिकैप करवा रहा हूं। ओके, नहीं तो इसके हर जगह पे फील्ड अलग अलग हो जाएगा और फ्लक्स निकालना मुश्किल होगा, इसलिए ये कंडीशन दे दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बिल्कुल ये चीज हमने किया है, एक नजर जरा सा देख लीजिए कि पहले वाले में हमने करंट आई हम देंगे और देखेंगे दूसरे वाले में फ्लक्स कितना है, तो दूसरे वाले में जो फ्लक्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा कि पहले वाले में हमने कितना करंट दिया है I1 के। यही फंडा था ना, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके हम m लगा देते थे, और यही m निकालने का तरीका है। दूसरे में देखो कितना फ्लक्स है, पहले वाले करंट की वजह से इसी का रेशियो म्यूचुअल इंडक्शन निकल जाता था। देख लें इस केस में पहले वाले के कारण यहां पर जो फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट I1 बाई 2r, म्यू नॉट I बाई 2r। याद कीजिए सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे फील्ड। ओके, फील्ड ड्यू टू 1। ओके, और इस फील्ड में दूसरा वाला है, तो इसके इस एरिया से फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा, 5 इंटू 1 कर दें। 5 दूसरे वाले में कितना फ्लक्स है, ड्यू टू 1 के कारण लिखने का एक तरीका हो गया। तो हम कहेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले का कितना है और दूसरे वाले का एरिया कितना है। बात समझ में आई? ये सब कुछ किया हुआ है हमने। तो म्यू नॉट I पहले वाला म्यू नॉट I1 बाई 2r1, यही मैग्नेटिक फील्ड है। पहले वाले में हमने I1 करंट दिया, उसकी वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू नॉट I1 बाई 2r1। इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे वाले का एरिया पाई r2 स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल किसके हो गया भाई, प्रोपोर्शनल हो गया r2 स्क्वायर बाई r1, यही निकालना था। देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला ही ऑप्शन आ गया r2 स्क्वायर बाई r1, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए सही। क्लियर? बिल्कुल
हमारे थ्योरम से डायरेक्ट रिलेटेड। ओके, चलिए मिटाया जाए। 2021 में हमारा ये क्वेश्चन था। 2020 कौन सा साल था? कोरोना साल। तो एनईटी वाले को लगा कि 2020 में इस टॉपिक को भी कोरोना हो गया है, उन्होंने इससे एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। अब बात करते हैं 2019 की। तो 2019 में फिर इससे थे 2 क्वेश्चंस, उनको देखें हम। चलिए 2019 हमें देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना हो और दूसरे ही साल उस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन पूछ दें। तो हमें एक चैप्टर को अच्छे से करना है, तभी हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। राइट, देखा जाए 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में एक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका, बड़ा ही आसान पूछा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज। ध्यान दिया जाए, नॉट यूज की बात कर रहा है तो नॉट को अंडरलाइन कर दिया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो। यानी उसको छोड़ करके बाकी सब में एडी करंट आते हैं। जहां भी फ्लक्स चेंज होगा, बीच में मेटालिक कोड वगैरह होगा, मेटालिक चेंज होगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली एडी करंट आ जाएगा। तो देखिए किसमें है। पहला इलेक्ट्रिक हीटर, नहीं, पहले ही वाले में आपका यूज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर हीटिंग करता है जूल हीटिंग से, I2RT से। तो आपका इलेक्ट्रिक हीटर किस पे बेस्ड है? जूल हीटिंग प्रिंसिपल पे। एडी करंट पे होता है फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस मेटल को मेल्ट कराने के लिए, इंडक्शन स्टोव पे खाना बनाने के लिए होता है। पर अगर बात इलेक्ट्रिक हीटर की करें तो इलेक्ट्रिक हीटर आपका जूल हीटिंग पे काम करता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपका इंडक्शन स्टोव काम कर रहा है एडी करंट पे, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक हीटर काम कर रहा है जूल हीटिंग पे। देखिए आ गया इंडक्शन फर्नेस। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन हम देख चुके थे कैसे काम करता था। मैग्लेव ट्रेन वगैरह में भी कैसे यूज होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में कैसे यूज होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग में कैसे यूज होता था। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी कॉइल होता है, कॉइल से होकर करंट पास कराया जाता है। कॉइल रैप ओवर होता है किस पे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे, आयरन वगैरह पे। तो फिर उससे अगर करंट चेंज होगा तो फिर उसमें एडी करंट डेवलप हो जाएगा। तो बाकी के सारे ऑप्शन कौन कौन से? इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन सभी में एडी करंट डेवलप होगा। लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक हीटर जूल हीटिंग पे काम कर रहा है, और वही पूछ रहा था कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो गया मेरा क्या? इलेक्ट्रिक हीटर। 2019 का दूसरा नंबर क्वेश्चन भाई निकाला जाए। डेटा 800 टर्न कॉइल, ठीक है, डेटा नोट करते चला जाए। टोटल नंबर ऑफ टर्न जब भी रहेगा कैपिटल एन से दिखाऊंगा, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जैसे म्यू नॉट NI वगैरह जो मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो उसको मैं स्मॉल एन से दिखाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो, तो 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया, डायरेक्ट एरिया दे दिया है 0.05, कन्वर्ट कर लें 5 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर में आ गया। is kept perpendicular to a magnetic field of 5 × 10⁻, कितना है? -5। ओके, मैं जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, और परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो पूरा का पूरा फ्लक्स पास करेगा। हम B × A ले लेंगे, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। When the plane of the coil is rotated by 90 डिग्री, देखो पहले θ1 0 था और उससे θ2 90 डिग्री कर रहा है, तो पहले फ्लक्स मैक्सिमम था और उससे फ्लक्स 0 हो जा रहा है। पहले परपेंडिकुलर था प्लेन, उसके बाद परपेंडिकुलर था तो मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा था, अब 90 डिग्री से घुमा देंगे तो 0 फ्लक्स। यानी कहानी कुछ ऐसा है कि पहले ये सिचुएशन था, अब इसको जब 90 डिग्री से घुमा दोगे तो कॉइल ऐसा हो गया, फील्ड भी ऐसा। यहां फ्लक्स क्या हो गया? मैक्सिमम, और यहां फ्लक्स क्या हो गया? 0। यानी मैक्सिमम से चेंज होकर के फ्लक्स कितना हो गया? 0। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लानर एक्सिस इन 0.1 सेकेंड। और ऐसा कितना देर में किया गया? ऐसा किया गया, टाइम इसमें लगा, इसको टी टाइम लगा कितना? 0.1 सेकेंड, दैट इज की 10⁻⁻1 सेकेंड।
10⁻⁻1 सेकेंड। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। तो हमें क्या करना है, E = dφ/dt, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना। तो देखें जरा, फाई कितना हो जाएगा, एक टर्न से कितना फ्लक्स पास करेगा, B × एरिया। यहां एक नहीं है, N है, तो NBA। ये होगा फाई मैक्सिमम, और फाई मिनिमम हो कितना हो गया, 0। तो आपको निकालना है E ΔΦ/ΔT, यानी NBA, ओके, बाई टाइम कर दूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वही एमएफ होता है ना। एन टर्न्स इन्वॉल्व है, एक में हो गया BA, एन टर्न्स है NBA बाई कितने टाइम में, T टाइम में। यही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, निकाल दिया जाए। कितना है N, दे रखा है 800, 8 × 10 का स्क्वायर लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 5 × 10⁻⁻5 वोल्ट, और एरिया कितना है, 5 × 10⁻⁻2, राइट। डिवाइडेड बाय कितने समय में ये सारी कहानी हुई, 0.1, दैट इज 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 नीचे ऊपर आ गया 10⁻1। क्लियर, क्लियर। चलिए भाई निपटाया जाए। 8 × 5 = 40, 5 × 200, 200 तो ये हो गया 10 का पावर, निपटाओ। 10 का 2 पॉजिटिव निगेटिव भेजो अपने घर। -5 1 कितना हो गया, -4, ओके, यानी कितना हो गया, 0.02 वोल्ट। चेक किया जाए कौन सा ऑप्शन है, 0.02 वोल्ट। ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन ए टिक किया जाए। ओके, क्लियर। फॉर्मूला पुटिंग इजी, आगे बढ़ा जाए। चलिए 2019 में यही दो क्वेश्चन थे। एक तो डायरेक्ट थ्योरी से था कि किसमें एडी करंट यूज नहीं होता है, और दूसरा ये छोटा सा प्यारा सा ये क्वेश्चन था। अब बात किया जाए 2018 का। 2018 में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपका पूछा गया है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपका, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिली जूल। उसके इंडक्टर के बीच में जो ½ Li² एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में होता है, कितनी एनर्जी स्टोर किए हुए क्वेश्चन में दे रखा है। एनर्जी E को दे रखा है 25 मिली जूल, कर दिया जाए 25 × 10⁻³ जूल। व्हेन द करेंट इन द इंडक्टर इज 60 मिली एम्पियर, दिस इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस, यानी इंडक्टेंस L की वैल्यू निकालनी है। हमें दे रखा है व्हेन द करेंट इन द इंडक्टर इज, हमें I की भी वैल्यू दे रखा है कितना, 60 मिली एम्पियर, 60 × 10⁻³ एम्पियर। तो पूछ रहा है कि L क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर होती है इसमें, ½ Li²। आपको सब कुछ दे रहा है, L पूछ रहा है, तो ट्वाइस E, ये है I मेरा, ओके, तो हो गया ट्वाइस E, इधर ले जाओ, डिवाइडेड बाई I² हो गया। सब कुछ दे रखा है। E फॉर यहां क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझा जाए, एनर्जी है ये, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां कोई जरूरत नहीं है, यहां मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी है। तो L बराबर कितना हो गया, ट्वाइस, ये एनर्जी कितनी है, 25 मिली जूल, कर दिया जाए। और किस करंट की वजह से, 60 मिली एम्पियर, इसको कर लें 6 × 10⁻² लिख दें। I² तो 66 का 36 और 10⁻², 10⁻⁻4, ऊपर भेजिए 10⁻4। क्लियर। नीचे में 10⁻² का स्क्वायर था, हो गया 10⁻⁴, ऊपर चढ़ा दिए पॉजिटिव बना करके, 25 दूनी 50 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10⁻⁻1 हो गया। वेरी गुड, 10⁻1 हो गया। 36 कुछ से कटेगा, 2 से कटेगा, 18, 2 से 25। अब तो सीधा 18 का टेबल पढ़ा जाए, 18 × 18, 7 25, 18 चौको 72, नहीं 18 × 54, 1 पॉइंट लगभग 1.39 आ गया। 1.39 इंटू 10 हो गया 13.9। आंसर मिलाया जाए 13.9 के अप्रोक्सीमेटली कौन सा है, थोड़ा सा मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, तो देख लेते हैं इसके सबसे नजदीक कौन सा है। 13.89, दिस वन, डी ऑप्शन,
13.89। क्लियर, बात क्लियर। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी हाफ LI स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ा जाए। 2018 में यही था, अब आया जाए 2017 की बारी। तो अभी तक देखा आपने, इस चैप्टर से मोस्टली फॉर्मूला पुटिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2017 पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए, डेटा नोट किया जाए। A long solenoid of diameter 0.1 मीटर, diameter दे रखा है 0.1 मीटर, has 2 into 10 to the power 4 turns per meter, small n लिखेंगे। At the center of the solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoidal axis। कहानी कुछ ऐसा है कि ये रहा जी सोलेनॉइड, ऐसे ये रहा सोलेनॉइड, इसके सेंटर पे ये इसका एक्सिस ले लेते हैं और इसके सेंटर पे ये दूसरा वाला रखा हुआ है। दूसरे वाले का हमें दे रखा है कि उसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरे वाले का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 कह दें, ये N1 कह दें। ओके, बड़े इसको हमने N1 कह दिया, इसके लिए 1 एब्रीविएशन यूज कर ले, अंदर वाला छुटका जो है उसके लिए 2 यूज कर लें। तो N2 दूसरे वाले का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है 100, 10 का स्क्वायर लिख देता हूं। और दूसरे वाले का रेडियस कितना दे रखा है 0.01 मीटर, इसको R2 कर देता हूं 10 to the power -2 मीटर। 0.01 को लिख दिया, 10 के पावर में एडजस्ट करते चलें। विथ इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनॉइडल एक्सिस, जो कहानी हमने दिखाया है अभी वही है। द करेंट इन द सोलेनॉइड reduces at a constant rate to 0 एम्पियर from 4 एम्पियर। ये I1 पहले था 4 एम्पियर, वहां से घट के हो गया 0 एम्पियर। करस्पॉन्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, EMF डेवलप होगा। यही कहानी तो करते आ रहे हैं। और ऐसा कितनी देर में हुआ? I1 जो आपका हो गया 4 एम्पियर से 0 एम्पियर, ऐसा हुआ कितने समय में? दे रखा है हमें 0.05 यानी 5 × 10 to the power -2 सेकेंड में। और क्या दे रखा है हमें? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल 10 × पाई का स्क्वायर। देखिए फिर जब भी ऐसा दिया हुआ है कट कुट जाता है। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 × पाई का स्क्वायर ओम। ओके, तो पाई पुई उड़ जाएगा, इसलिए ऐसा दे रखा है। द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। आपसे पूछ रहा है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा। हमने अब थ्योरी के दरमियान डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला था कि डेल्टा क्यू डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स बाई आर होता है। डेल्टा फाई बाई आर होता है कितना फ्लक्स में चेंज हुआ करंट के चेंज की वजह से, वो निकाल लेते हैं, बाई आर करेंगे, कहानी खत्म। ओके, तो देखिए बड़े वाले सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना? म्यू0 N1 पहले वाले का नंबर ऑफ टर्न्स और उसमें जाने वाला करंट। ओके, पहले ये फील्ड था, बाद में फील्ड क्या हो गया? B फाइनल 0 हो गया, B इनिशियल इतना था। ओके, इस फील्ड के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स इनिशियल कितना हो जाएगा? ये फील्ड पहले वाले के कारण, ओके, इनटू दूसरे वाले का एरिया दैट इज पाई, रेडियस R2 दिया हुआ है, पाई R2 का स्क्वायर। ये तो हुआ उसके एक टर्न की बात। यहां पर N2 टर्न है, तो N2 टर्न में कितना फ्लक्स होगा ये निकाल लिया। और फाइनल फ्लक्स हो जाएगा 0। किससे? इस छोटे वाले से, इससे हम इसकी बात कर रहे हैं, जो कि बड़े वाले के अंदर में इसके एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। ओके, दोनों का एक्सिस एक ही है। उसका फाइनल फ्लक्स हो गया 0, क्योंकि फाइनल करंट ये वाला जो है, इसका फाइनल करंट क्या हो गया है? 0। इनिशियल करंट था इसका कितना? 4 एम्पियर। राइट, क्लियर? क्लियर? तो निकालिए, डेल्टा फाई इतना ही हो जाएगा। डेल्टा फाई हमारा हो जाएगा इतना ही, B × पाई R2 का स्क्वायर इंटू N2। और डेल्टा फाई और डिवाइडेड बाई हमें क्या निकालना है? R। डेल्टा फाई बाई R। चलिए
यहां से देखिए इधर पहले वाले के कारण कितना होगा, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई एन वन आई लिख दूं इंटू पाई आर टू स्क्वायर इंटू पाई आर टू स्क्वायर इंटू दूसरे वाले का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यही निकालना है ना, यही आ गया मेरा डेल्टा क्यू। यहां से सिर्फ बी को मैंने लिख दिया म्यू नॉट एन आई। चलिए म्यू नॉट दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स पहले वाले बड़े वाले का पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 किया जाए। करंट शुरू में कितना था, 4 था, यही बाद में 0 आ गया तो डेल्टा फाई -0, इतना -0 तो इतना ही रह जाएगा। ओके इंटू फिर से पाई आ गया, यही पाई और पाई नीचे के रेजिस्टेंस पाई स्क्वायर से उड़ जाएगा, इसलिए जानबूझ के ऐसा वैल्यू दिया हुआ था। ऐसा दिया हुआ रहे तो कहीं ना कहीं यूजुअली उड़ जाता है। रेडियस दूसरे वाले का रेडियस पाई R2 का स्क्वायर, देखिए 10 टू द पावर -2 है R2, उसका स्क्वायर कर दूं, एरिया है पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई तो लिख दिया और ये 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4 इनटू दूसरे वाले का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरे वाले का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहां दे रखा है 10 का स्क्वायर, इसको भी लिखा जाए 10 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें बड़ा सुंदर सजा के दिया हुआ है भाई, ताकि कटकुट जाइए। देखो 10 इंटू पाई का स्क्वायर, यहां से 10 इंटू पाई का स्क्वायर, ये पाई के स्क्वायर से ऊपर वाले दोनों पाई को भेजा जाए अपने घर, थोड़ा मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और इस 10 से ये उड़ गया तो बचा सिर्फ 10 टू द पावर 1, राइट। एक पावर हटा दिए, सिर्फ 10 टू द पावर 1 बच गया। अब निपटाया जाए, क्या क्या होगा, 4 दूना 8, 8 चौको 32, 32, 10 का पावर क्या हो जाएगा -7 और -4, ये -4 को +4 से भी उड़ा देते हैं और आसान हो जाएगा। तो -7 और +1 -6, तो माइक्रो में लिख दीजिए 32 माइक्रो कूलम्ब, इतना चार्ज इस दरमियान पास करेगा इंड्यूस्ड करंट की वजह से। चलिए भाई मिलाइए ऑप्शन, 32 माइक्रो कूलम्ब कौन सा ऑप्शन है देखा जाए। 32 माइक्रो कूलम्ब आ गया बी ऑप्शन, बी। क्लियर, कहानी क्लियर, सीधा सीधी डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। ओके चलिए इसको मिटा रहा हूं। अब आते हैं 2017 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। ओके दूसरा नंबर क्वेश्चन, फिगर शोज अ सर्किट दैट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स विथ रेजिस्टेंस 9 ओम ईच। पहले सर्किट बना लिया जाए। यहां पर एक बैटरी है और इधर पहला आर्म है जिसमें कि एक इंडक्टर है और साथ के साथ एक रेजिस्टर है। पहला आर्म कंप्लीट, यहां पर एक स्विच सा बना हुआ है। दूसरा आर्म में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, बना दो भाई। और तीसरा आर्म भी है जिसमें कि ऊपर में तो रेजिस्टेंस है, नीचे आकर के इसकी फर्दर ब्रांचिंग हो गई है। पहले वाले में इंडक्टर है और दूसरे वाले इस रास्ते में एक कैपेसिटर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर ये एल हो गया, ये आर, ये आर, ये आर, ये सी और ये एल, राइट। अब जरा पढ़ा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर सब जो आर है मेरा है 9 ओम, सारे रेजिस्टेंस है मेरे 9 ओम, सारे आइडेंटिकल हैं। 2 आइडेंटिकल इंडक्टर विथ इंडक्टेंस ऑफ 2 मिली हेनरी ईच। ये और ये वाले दोनों का एल वैल्यू 2 मिली है, 2 मिली हेनरी, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। ओके एंड एन आइडियल बैटरी जिसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ ई दे रखा है हमें 18 वोल्ट, 18 वोल्ट। क्लियर, द करंट थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज्ड इज। जस्ट आफ्टर अभी हमने स्विच क्लोज किया, तो बताइए यहां से कितना करंट निकलेगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तुरंत अभी जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ना तो ये इंडक्टर कोई करंट पास करने देगा, ना ही ये इंडक्टर कोई करंट पास करने देगा। पहले भी करंट 0 था, अब भी करंट 0 रखना चाहेगा, तो ये ब्रांच सीधा हटाइए, कोई करंट नहीं जाएगा, ये ब्रांच सीधा हटाइए, कोई करंट नहीं जाएगा। इंडक्टर ने अपना काम कर दिया। कैपेसिटर
कैपेसिटर पूरा चार्ज लेना चाहेगा भी, कैपेसिटर से मैक्सिमम करंट जाएगा, जितना करंट जाना चाहता है जाएगा, तो कैपेसिटर अभी फुल्ली कंडक्टिव है। हाँ, कैपेसिटर जो पूरा चार्ज हो जाएगा तब ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, ये यहां से कोई करंट नहीं जाने देगा, इसका पेट भर गया, अब ये अपने थ्रू कोई करंट पास नहीं होने देगा। लेकिन बात कर रहा है जस्ट आफ्टर की, तो जस्ट आफ्टर में तो यहां से दनादन करंट निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप ऐसा समझिए कि यहां कुछ है ही नहीं, 100% ये करंट को जाने देगा। यानी T = 0 पे हम देख चुके हैं, T = 0 पे इंडक्टर नो करंट पास करने देता है, इस केस में नो करंट पास करने देगा, और कैपेसिटर आपका हो जाएगा फुल्ली कंडक्टिव, वो जरा भी नहीं रोकेगा। तो हमने इस कैपेसिटर को सीधा सीधी मिला दिया और सारे इंडक्टर वाले ब्रांचेस को हटा दिया। क्लियर? अब देखिए, अब कहानी क्लियर हो गया। इसको और सिंपल देखने में और सिंपल लगे तो मिलाना ही तो था, तो यहां से क्यों हम सीधी यहां से मिला देते हैं, मिलाना ही है तो यहां से यहां मिला देते हैं, देखने में सर्किट और अच्छा लगेगा। अब आप देखिए, ये भी 9 ओम है, ये भी 9 ओम है। आपसे पूछ रहा है कि जस्ट आफ्टर कितना करंट जाएगा, तो इसके क्रॉस में या तो आप ये कर लीजिए कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो R का पैरेलल R इक्विवेलेंट कितना बन गया भाई, R/2, दैट इज 9/2। अब I कितना पास करेगा यहां से, आप कह दीजिए कि E/R इक्विवेलेंट, E आपका है कितना, 18 वोल्ट दे रखा है, E 18 वोल्ट। क्लियर? डिवाइडेड बाई 9/2, 9 नीचे 2 पर चला गया, 9 दूनी 18, 4 एम्पियर। ऐसे कर सकते हैं, या और आसान आप कह सकते हैं कि ये 9 के अक्रॉस कितना है, 18 वोल्ट, तो इससे करंट कितना जाएगा, 18/9, 2 एम्पियर इससे जाएगा। ये भी पैरेलल में है, तो इस 9 ओम के अक्रॉस भी पूरा का पूरा 18 वोल्ट मिल रहा है, तो यहां से भी 18/9, 2 एम्पियर जाएगा। यानी 2 एम्पियर इधर, 2 एम्पियर इधर, यहां से चला था 4 एम्पियर। क्लियर? वही पूछ रहा है कि बैटरी से कितना करंट चला, तो 4 एम्पियर। क्लियर? चलिए देखा जाए ऑप्शन कौन सा है, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 0.2 एम्पियर पहला, 2 एम्पियर दूसरा, 0 एम्पियर तीसरा और 2 मिली एम्पियर चौथा। कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखिए, ध्यान दिया जाए इस बात को। आपका जो 4 एम्पियर आंसर आ रहा है, आपके ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी वहां भी क्वेश्चन गलत हो जाए, तो घबराना नहीं है। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि हमने सही बनाया, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, फिर भी आपका सही आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो। ओके, तो ये था एनईटी में पूछे गए पिछले 5-6 साल के क्वेश्चंस हमने देखा। बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग इजी क्वेश्चंस थे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, फंडामेंटल्स को अच्छे से समझते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे करते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।